हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है माओ जेडांग, जिन्हें माओ तुत्से तुंग भी कहा जाता है। साथियों, इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करना, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। माओ जेडांग आधुनिक चाइना का साम्यवादी नेता और एक विचारक थे। आधुनिक चाइना के साम्यवादी नेता एवं विचारक है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सवालों के साथ, टू द पॉइंट। यदि साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ही आप स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये समाजवाद की घास पूंजीवाद की फसल से बेहतर है, किसने कहा था? यानी समाजवाद की घास है जो पूंजीवाद की फसल से बेहतर है, यह कथन किस विद्वान का है? तो साथियों, यह कथन है चीनी विचारक माओ जेडांग का, माओ तुत्से तुंग का है। इसी कथन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये आधुनिक चीन का साम्यवादी नेता। ऑप्शन 1 माओ तुत्से तुंग, माओ जेडांग, उपरोक्त दोनों फ्रांज फेनन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, उपरोक्त दोनों। यानी आधुनिक चीन का जो साम्यवादी नेता था वो माओ तुत्से तुंग या माओ जेडांग, ये दोनों एक के ही नाम है साथियों। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। अब हम फ्रांज फेनन के बारे में बात करते हैं साथियों। कौन था फ्रांज फेनन? ये एक आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और सामाजिक दार्शनिक था। फ्रांज फेनन आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और समाज दार्शनिक था, जिन्होंने अल्जीरियाई क्रांति, जो साथियों 1954 और 56 के मध्य हुई थी, 1954 और 56 के मध्य जो अल्जीरियाई क्रांति हुई थी, और अल्जीरियाई विद्रोह का इसमें इन्होंने साथ दिया था और अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए इन्होंने कार्य किया। फ्रांज फेनन, जिन्होंने 1954 और 56 की अल्जीरियाई क्रांति में अल्जीरियाई विद्रोह का साथ दिया और अल्जीरियाओं की मुक्ति आंदोलन है उसके साथ इन्होंने मिलकर कार्य किया था। ये थी फ्रांज फेनन के बारे में विशेष बातें, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, माओ के बारे में असत्य कथन का चयन करें। माओ के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन आपके समक्ष रहा, चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना की, मार्क्सवादी सिद्धांत को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया, सिद्धांत सत्य की सर्वोच्च कसौटी है, डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट ड्यूरेशन का विचार दिया। इनके बारे में आपको असत्य कथन का चयन करना है, जो माओ के बारे में है या माओ से संबंध नहीं रखता है। तो क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करें। जो माओ के बारे में असत्य बात करता है या माओ से संबंधित नहीं है, वो आपको चयन करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, ऑप्शन 3। आइए सभी ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। माओ ने चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सत्य है, सही कथन है। ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। मार्क्सवादी सिद्धांत को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया, यह भी साथियों बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन दूसरा भी, ऑप्शन पहला भी सत्य है। सिद्धांत सत्य की सर्वोच्च कसौटी है, नहीं साथियों, यह असत्य है, क्योंकि माओ ने सिद्धांत और व्यवहार की तुलना करते हुए व्यवहार को प्रधानता दी
और कहा कि व्यवहार सत्य की सर्वोच्च कसौटी है। सिद्धांत को इन्होंने सत्य की सर्वोच्च कसौटी नहीं माना है, इन्होंने बिहेवियर इसको इन्होंने सत्य की सर्वोच्च कसौटी माना है। डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट इवोल्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ परमानेंट इवोल्यूशन है जो साथियों, यह विचार भी माओ द्वारा प्रतिपादित है। निरंतर क्रांति का सिद्धांत इसे कहा जाता है, निरंतर क्रांति का सिद्धांत यह माओ से जुड़ा हुआ है। इसलिए साथियों ऑप्शन है जो 3 आपका असत्य कथन है, क्योंकि माओ ने व्यवहार को सत्य की सर्वोच्च कसौटी माना है, न कि सिद्धांत को। इन्होंने सिद्धांत और व्यवहार की तुलना करते हुए व्यवहार को प्रधानता दी और व्यवहार सत्य की सर्वोच्च कसौटी है, यह इन्होंने कहा था साथियों। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्विरोध के नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया। बहुत ही अच्छा सवाल है। अंतर्विरोध का नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया। डायलेक्टिकल मेथड, माओ तुसे तुंग ओरेंट, हन्ना ओरेंट इनका पूरा नाम है, ऑप्शन दिया हुआ है हन्ना ओरेंट। ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 है लेनिन। अंतर्विरोध के नियम के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न या प्रयास किस विद्वान ने किया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन करें। ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। माओ तुसे तुंग ने यह प्रयास किया था, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसको जनपुंज की सूझबूझ में अगाध विश्वास था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन 1 राइट होगा माओ को। नेक्स्ट सवाल है, सिक्स नंबर है, माओ के विचारों के बारे में असत्य कथन का चयन करें जो माओ के विचारों से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी असत्य कथन का आपको चयन करना है। 4 आपके समक्ष रही। पहला कथन कह रहा है समस्त सिद्धांतों को प्रयोग की कसौटी पर कसना चाहिए। जो सिद्धांत खरा नहीं उतरे उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। व्यवहार के धरातल पर त्रुटि अवश्य भावी है, अवश्य होती है, भूल से बचा जा सकता है, इसका समर्थन किया। आपको असत्य कथन का चयन करना है जो माओ के विचारों से संबंधित नहीं है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। ऑप्शन 4, भूलों से बचा जा सकता है, इसका समर्थन किया। नहीं, माओ ने इसका समर्थन नहीं किया था, उन्होंने इसका खंडन किया था। बोल्शेविक थे, उन्होंने विचार दिया था कि भूलों से बचा जा सकता है। बोल्शेविकों को जब विचार था कि भूलों से बचा जा सकता है, इसका इन्होंने खंडन किया था साथियों माओ ने, न कि समर्थन। जबकि ऑप्शन 1, समस्त सिद्धांतों को प्रयोग की कसौटी पर कसना चाहिए, बिल्कुल माओ ने कहा था जो भी सिद्धांत है उसका प्रयोग है उसकी कसौटी पर उसे कसना चाहिए, और जो सिद्धांत खरा नहीं उतरे, सही नहीं उतरे, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, यह भी इन्होंने कहा था। और इन्होंने कहा कि व्यवहार के धरातल पर त्रुटि अवश्य होती है, नहीं व्यवहार के धरातल पर त्रुटि है जो अवश्य होती है। और इन्होंने कहा था कि भूलों से बचा नहीं जा सकता है, भूलों से बचा नहीं जा सकता, ये उनका विचार था। और इन्होंने बोल्शेविकों ने जो विचार दिया था भूलों से बचा जा सकता है, इसका इन्होंने खंडन किया था साथियों। इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर,
किसने मार्क्सवाद लेनिनवाद की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जो चीन की परिस्थितियों के लिए सर्वथा उपयुक्त थी? एंजिस ने, माओ तुसेतुंग ने, चाउ एन लाई ने, ऑरेंट ने? 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन 2 राइट होगा, माओ तुसेतुंग या माओ जेडांग, जिन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की थी जो चीन की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थी। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, माओ के मतानुसार राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में जब संघर्ष पैदा हो जाए तब किसको प्रधानता मिलनी चाहिए? यानी माओ के मतानुसार, माओ के विचारों के अनुसार राजनीति और अर्थव्यवस्था में जब संघर्ष पैदा हो जाए, अंतर्विरोध पैदा हो जाए, तब किसको प्रधानता मिलनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल राजनीति को, केवल अर्थव्यवस्था को, राजनीति व अर्थव्यवस्था दोनों को, किसी को भी नहीं। क्या होगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप सही आंसर का चयन करें। ऑप्शन 1 राइट होगा, केवल राजनीति को। माओ ने कहा था कि जब राजनीति और अर्थव्यवस्था में जब संघर्ष पैदा हो जाए तो केवल राजनीति को प्रधानता मिलनी चाहिए। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर रहा ये 9 नंबर, माओ ने किस वर्ग को क्रांति का माध्यम बताया या माध्यम बनाया? श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, दोनों को, कृषक वर्ग को? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा। तो ऑप्शन 4 राइट होगा, यानी माओ ने कृषक वर्ग को, किसान वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया था। नेक्स्ट सवाल है ऑन कंट्रडिक्शन, अंतर्विरोध विचार एवं विवेचन किसकी पुस्तक है? ऑन कंट्रडिक्शन, अंतर्विरोध विचार एवं विवेचन किसकी पुस्तक है, बुक है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। ऑप्शन 1 राइट होगा, माओ तुसे-तुंग की है, माओ जेडांग की है। नेक्स्ट सवाल है माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की तुलना किससे की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की तुलना किससे की थी? राजनीतिक क्रांति से, समाजवादी क्रांति से, पूंजीपति क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से? इलेवन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की तुलना औद्योगिक क्रांति से की थी। इन्होंने कहा था कि सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की औद्योगिक क्रांति, यानी सांस्कृतिक क्रांति का उतना ही महत्व है जितना कि औद्योगिक क्रांति का। यह बात माओ अपने विचारों में स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है माओ के विचारों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? विरोध एवं विसंगति ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, विरोध एवं संघर्ष, विरोध एवं संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है अंतर्विरोध निरंतर बने रहते हैं। तीसरा कह रहा है समाजवाद के दौर में भी वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा। चौथा कह रहा है सर्वहारा की अग्र पंक्ति के रूप में साम्यवादी दल को अनिश्चित काल तक बने रहना होगा। इनमें से कौन सा असत्य कथन है उसका आपको चयन करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन
3 राइट होगा। समाजवाद के दौर में भी वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा साथियों। माओ जेडांग वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा ये बात नहीं करता है। वो कहते हैं कि समाजवाद के दौर में वर्ग संघर्ष का अंत नहीं होगा, केवल उसकी प्रकृति है जो उसमें परिवर्तन आएगा। वर्ग संघर्ष है जो निरंतर बना रहेगा। और उन्होंने इसी पर आधारित निरंतर क्रांति का जो है सिद्धांत दिया था साथियों। यानी समाजवाद के दौर में वर्ग संघर्ष का अंत नहीं होगा, केवल उसका परिवर्तन होगा। और वर्ग संघर्ष है जो निरंतर बना रहेगा। यह बात माओ जेडांग अपने विचारों में स्पष्ट करते हैं। बाकी है जो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विरोध एवं संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य माना है। इन्होंने विरोध और संघर्ष को ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य माना है। अंतर्विरोध निरंतर बने रहते हैं। सरवारा की अग्र पंक्ति के रूप में साम्यवादी दल को अनिश्चित काल तक बने रहना होगा, अनिश्चित काल तक निरंतर बने रहना होगा। यह बात भी माओ स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवाद के दौर में वर्ग संघर्ष का अंत नहीं होगा, केवल उसकी प्रकृति में परिवर्तन होगा और वर्ग संघर्ष है जो निरंतर जारी रहेंगे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माओ की है? सही कूट का चयन करें। तो राइट आंसर का चयन करिएगा। क्या होगा? सही कूट। ऑप्शन ए राइट होगा साथियों। ऑन कंट्रडिक्शन, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये तीनों पुस्तक माओ की है साथियों, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, क्रांति के बारे में माओ के विचार हैं असत्य कथन का चयन करें। जो गलत है आपको उसका चयन करना है। क्रांति के बारे में माओ के विचारों के बारे में, निरंतर क्रांति का नारा दिया इन्होंने, किसान क्रांति के अग्रवाक है, क्रांति के केंद्र शहर है, क्रांति का तरीका गोरिल्ला युद्ध है। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर चयन करिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा। क्रांति के केंद्र शहर है नहीं साथियों, माओ ने क्रांति के केंद्र गांव को बताया है। गांव, विलेज क्रांति के केंद्र हो गई। निरंतर क्रांति का नारा दिया, बिल्कुल सही है। किसान क्रांति के अग्रवाक है, यह भी सही है। क्रांति का तरीका गोरिल्ला युद्ध पद्धति होगी, यह भी सही है। और जबकि क्रांति का जो केंद्र है वो गांव होगा न कि शहर। ऑप्शन 3 राइट होगा इस क्वेश्चन का, जो असत्य है। नेक्स्ट सवाल, माओ जेडांग से संबंधित है पंचवर्षीय योजना क्रांति, सैकड़ों फूल खिलने की क्रांति, लंबी सलांग का आंदोलन, उपरोक्त सभी। माओ जेडांग से संबंधित है पंचवर्षीय योजना क्रांति, सैकड़ों फूल खिलने की योजना, लंबी सलांग का आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि साथियों माओ ने निरंतर क्रांति के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ योजनाएं और क्रांतियां लॉन्च की थी। और इन्होंने पंचवर्षीय योजना क्रांति है, इसकी शुरुआत इन्होंने 1953 में की थी साथियों। 1953 और 1957 तक ये जारी रही थी। यानी पंचवर्षीय योजना क्रांति है जो 1953 से शुरुआत होती है, 1957 तक जारी रहती है। सैकड़ों फूल खिलने की योजना, इसके अंतर्गत लोगों को मुक्त विचार स्वतंत्रता दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी साथियों। आप मुक्त विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं,
इसकी इन्होंने शुरुआत की थी 1957 में। सैकड़ों फूल खिलने की योजना, मुक्त विचारों का आदान प्रदान करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इससे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट है लंबी छलांग का आंदोलन। लंबी छलांग का आंदोलन, इसकी शुरुआत इन्होंने 1958 में की थी साथियों, जो 1960 तक जारी रहा था। यानी लंबी छलांग का आंदोलन 1958 में शुरू होता है और 1960 तक चलता है साथियों। इस प्रकार इनका यह क्रम रहेगा। यदि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि माओ से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका क्रम क्या रहेगा। लंबी छलांग के आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने औद्योगिक उत्पादन पर बल दिया था साथियों। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति भी चलाई थी साथियों। माओ जेडांग ने एक सांस्कृतिक क्रांति भी चलाई थी साथियों 1966 से 1977 की अवधि तक। 1966 से 1976 की अवधि तक उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति चलाई थी। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके समक्ष। रेड गार्ड्स, रेड गार्ड्स एक सैनिक होते हैं साथियों, जिनकी नियुक्ति माओ ने सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए की थी। यानी माओ ने सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए जिन सैनिकों की नियुक्ति की, उन्हें रेड गार्ड्स कहा जाता है। क्योंकि साथियों इन सैनिकों के पास में एक लाल किताब होती थी जिसमें माओ के विचार संग्रहित होते थे, संकलित होते थे। रेड गार्ड्स कौन थे? रेड गार्ड्स सैनिक थे जिनके पास माओ के विचारों से संकलित एक पुस्तक होती थी जो सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट आता है चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी गैंग ऑफ फोर जिन्हें कहा जाता है चांडाल चौकड़ी, इस समूह का गठन माओ के द्वारा और माओ के सहयोगियों के द्वारा सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी रूप से लागू किस प्रकार किया जाए उसके लिए इस चांडाल चौकड़ी का गठन किया गया था साथियों। चांडाल चौकड़ी का गठन माओ के साथियों और माओ के द्वारा सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी रूप से लागू किस प्रकार किया जाए उसकी दृष्टि से इस गैंग ऑफ फोर का गठन किया गया था, इस समूह का गठन किया गया था। और साथियों जब इस चांडाल चौकड़ी समूह का विघटन हो गया, इसका समाप्त हो गया, उसी के साथ सांस्कृतिक क्रांति की जो विचारधारा थी उसका भी अंत हो गया साथियों। नेक्स्ट आता है चेतना भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माओ ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने मार्क्स की तुलना में चेतना को यह महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह इनका प्रसिद्ध कथन है। इन्होंने कहा था कि शक्ति है जो बंदूक की नोक से निकलती है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट इनका एक कथन आता है क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि क्रांति कोई खाने की दावत या निबंध लिखने जैसी नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होती है। सैकड़ों वर्षों एवं विद्रोह एवं दमन का परिणाम होती है क्रांति। ये विचार इनके रहे। पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुजुर्गा वर्ग को शामिल करने का विचार दिया था। बुजुर्गा वर्ग को इन्होंने शामिल किया था पहली बार साम्यवादी क्रांति में साथियों। महिला स्वतंत्रता का यह समर्थक था। माओ जेडांग महिला स्वतंत्रता का समर्थक था और इन्होंने एक कथन कहा था कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा के रखा है, आधा आसमान महिलाओं ने उठा के रखा है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायक तंत्र होता है। यानी लोगों के लिए लोकतंत्र आवश्यक है जबकि प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायक तंत्र की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। तो साथियों इस वीडियो सीरीज में हमने
माओ जेडांग माओ तुसे तुंग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपके संग चर्चा की। आपको हमारा प्रयत्न कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें अवगत करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।